हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति रानी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में सुनना हो, फुल एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेशंस क्यों आती है? सबसे पहले तो वो इसलिए आती है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल प्लानिंग के लिए बनाया गया है, तो उसमें थोड़ी तो लिमिटेशंस होंगी। वो हमेशा क्या लेता है? एग्रीगेट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज लेता है, एवरेजेस ऑफ वैल्यू लेता है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लेता। और जब भी हम लोग एवरेज लेते हैं तो हमें फुल पिक्चर नहीं पता चलती। तो ये कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज जो इंडिविजुअल रियलिटी और स्पेसिफिक नीड्स जो होती है अलग अलग सेक्टर्स के, उनको जो है वो ओवरलुक कर सकता है, यानी कि ध्यान से नहीं मिटा सकता है। जैसे हमें पता है किसी भी दो नंबर का एवरेज हो तो फिर है ना उसमें कितना फर्क हो सकता है। जैसे क्लास में मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो मार्क्स है वो कम आए हैं और एक बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया या फिर फुल मार्क्स स्कोर किए, तो क्लास का एवरेज बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस होती है, तो यहाँ पे लिस्ट दी है लिमिटेशंस की। पहला है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, डिफिकल्टी इन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, टाइम लैग्स इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सेसिव जनरलाइजेशन। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? तो ये अज्यूम करता है कि जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान के लिए ट्रू होगा वही पूरे इकोनॉमी के लिए ट्रू होगा। जैसे हम लोग कभी कभार सैम्पलिंग करते हैं कि है ना, कुछ छोटे से ग्रुप को ऐसे स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से ऐसा अंदाजा लगता है कि बड़ा ग्रुप जो होगा वो भी इन्हीं के जैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन वो हर बार ट्रू होता है क्या? नहीं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक इंसान जो है अमीर बन रहा है, कैसे मनी सेव करके अमीर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी को है ना सेव करने चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरी इकोनॉमी सेव करेगी यानी कि स्पेंडिंग कम होगी तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो गिरेगा, बिजनेसेस को इनकम नहीं होगी और पूरी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाएगी। तो जो एक इंसान के लिए फायदेमंद है ये ही पूरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, ऐसा नहीं होता हर बार, और इसीलिए ये एक लिमिटेशन बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक का। दूसरा पॉइंट हम लोग जब देखते हैं वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या अज्यूम करता है कि जो ह्यूमंस है, जो लोग हैं, वो रैशनली और प्रिडिक्टेबली कि उन्हें ना प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वो हमेशा जब भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, रैशनली लेंगे। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। हम लोग जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे फेवरेट ब्रांड का है कि नहीं। हाँ, उस हिसाब से हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस के ऊपर हमारा डिसीजन होता है, हमारी इनकम लेवल पे डिसीजन होता है, एक्सेट्रा। तो हमेशा रैशनल तो नहीं होता और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसे समझना कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते और जो नेशनल इनकम कैलकुलेशंस पे ही चल रही है तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन होगा। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी एक लिमिटेशन बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस पे। तो हमारा जो अगला लिमिटेशन है वो है इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को कैसे इग्नोर करता है? तो हमारे जो एग्रीगेट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा ना जो ऊंच नीच होती है किसी भी अलग अलग सेक्टर्स या रीजन्स के बीच में, उसे छुपा देता है। जैसे कि एक कंट्री बता सकती है कि है ना उसके पास है ना लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कि उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कम लोग अनएम्प्लॉयड है। लेकिन ये हर एक सेक्टर या रीजन के लिए तो या इंडस्ट्री के लिए नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो हर एक इस इंडस्ट्री के लिए नहीं कहा जा सकता। इससे है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है कैलकुलेशन में। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहेगा, अरे यहाँ पे ना इतना लो है लेकिन यहाँ पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एवरेज करके इतना ज़्यादा भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इस इकोनॉमी में। मैक्रो इकोनॉमिक्स यही कहेगा, लेकिन इंडिविजुअली आप जाके देखोगे तो पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है हर एक सेक्टर या रीजन में।
तो ये उसको ओवरलुक करता है, इसीलिए ये बन जाता है एक लिमिटेशन। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। तो किसी भी नेशन के लिए जो डेटा होता है वो एक्यूरेटली कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इंडिया या चाइना जैसे ऐसे हैवीली पॉपुलेटेड इतने बड़े नेशंस में एक्यूरेटली डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, उनके हर एक का अलग अलग काम है, और उन सबको कलेक्ट करना, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बिना किसी मिस्टेक्स के साथ, ताकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ऐसे होने के बहुत कम चांसेस है, कुछ ना कुछ गलतियां तो होगी। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी, और उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है उसमें गलतियां आ सकती है। अब ये 3 जगह आ सकती है। पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में। तो कैसे कि हमारे जो ज़्यादा अगर है ना कंट्री में ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर्स है, तो इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या कि अपना डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते, इसलिए वो इनफॉर्मल है, वो एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका जो डेटा है वो गलत आ सकता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी भी गलत आ सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन को मेजर करना। अभी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी चेंज होती रहती है उस हिसाब से, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन को मेजर करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है जब आपके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो। तीसरा है ट्रैकिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में है ना सब लोग है ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, मतलब कि वो जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे जानना पहचानना रूरल एरियाज में है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला लिमिटेशन। हमारा अगला लिमिटेशन है टाइम लैग्स इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अभी टाइम लैग क्या होता है? टाइम लैग वो चीज़ जब भी किसी भी चीज़ में देरी होती है, टाइम की देरी होती है, उसे कहा जाता है टाइम लैग। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लैग कैसे आएगा? तो कई बार है ना सिग्निफिकेंट डिले हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, पॉलिसी को है ना इफेक्ट में लाने के लिए। तो इसे 3 चीज़ों में बांटा गया है, 3 लेवल्स पे। तो पहला है रिकग्निशन लैग। रिकग्निशन लैग क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में जितनी देर लगती है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है रिकग्निशन लैग। दूसरा है एक्शन लैग। एक्शन लैग क्या है कि जितना टाइम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है ये पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में लगाती है उसे कहा जाता है एक्शन लैग। और तीसरा है इम्पैक्ट लैग। अब वो पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन इकोनॉमी में उसका जो इम्पैक्ट है देखने में जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है इम्पैक्ट लैग। तो इनमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा देरी हो गई तो उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगला लिमिटेशन है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी एक मैक्रो इकोनॉमिक गोल को जब भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो फिर है ना वो क्या हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही इसे कहा जाता है ट्रेड ऑफ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें रैपिड है ना इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि रैपिडली ग्रो करना है, लेकिन उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन आ जाएगा। और जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कर्ब करने का ट्राई करती है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं ले सकती। इसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते वक्त दूसरा ऑब्जेक्टिव बाहर चला जाता है, और इसी के बीच में जो बैलेंस बनाना होता है वही इकोनॉमिस्ट का काम होता है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होगा 7वां पॉइंट, जो कि है एक्सेसिव जनरलाइजेशन। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादातर एवरेजेस पे ध्यान देता है। तो एवरेजेस पे कैसे ध्यान देता है? हम लोगों ने देखा है कि है ना वो इतने सारे नंबर्स को एवरेज लेके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एवरेज पर कैपिटा इनकम यही देखता है। तो ये एवरेज हमेशा मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि है ना एवरेज इनकम नेशनल इनकम में जो इंक्रीज है वो हमेशा ये नहीं बोलता कि सारे लोगों के इनकम में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर जो टॉप 1% है, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है और जो पुअर लोग हैं उनकी इनकम में डिक्रीज हो रहा है, फिर भी यही कहा जाएगा कि इकोनॉमी में तो नेशनल इनकम का एवरेज इंक्रीज है। जैसे कि अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, इनकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास या फिर पुअर लोग हैं उनकी इनकम में डिक्रीज हो रहा है, फिर भी हमारी जीडीपी क्या कहेगी कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू, हमारा जो नेशनल इनकम है वो तो बढ़ रहा है।
यही होता है एक्सेसिव जनरलाइजेशन, कि वो मानते हैं कि सभी के इनकम सेम है, सभी का एक साथ ग्रोथ हो रहा है या फिर सभी का एक साथ डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वो हमेशा केस ऐसा नहीं होता। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है समरी टेबल, हमारे सारे पॉइंट्स का, उनकी हेडिंग्स और वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है वो। तो पहला लिमिटेशन है फैकल्टी ऑफ कंपोजिशन। तो ये अज्यूम करता है कि जो कुछ लोग हैं वैसा ही पूरा जो इकोनॉमी है वो बिहेव करता है। दूसरा आता है मेजरमेंट एरर्स। अगर हम लोग है ना बड़े पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते वक्त है ना कुछ गलती हो जाए तो फिर है ना जो आंसर्स है वो बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी बायस। ये जो है ना रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो है ना हाइड कर देता है, वो ये नहीं बताता कि कितना गैप है, वो बोलता है कि सब एवरेज है, तो फिर वो हाइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी लैग। तो इम्प्लीमेंटेशन में जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ही इफेक्ट में कमी आएगी, राइट। तो जितना ज़्यादा आप उसे टालोगे या फिर जितना ज़्यादा आप देरी करोगे उतना ही उसका इफेक्टिवनेस वो कम होता जाएगा। लास्ट है गोल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फिर है ना अगर हमें एक चीज़ अचीव करनी है, एक चीज़ चाहिए, तो दूसरी चीज़ निकल जाती है हमारे हाथ में से। हम लोग सारा सामान हमारे हाथ में संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो गिर जाता है, वैसा ही सिचुएशन है। तो ये रहे सारे लिमिटेशंस थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश भाषा में देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश में मिल जाएगा, एक्सप्लेन्ड बाय मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।